आमिर, आप क्योंकि प्रिंट मीडिया के भी माहिर हैं, आपको पता है कि ताइवान के ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो बीजिंग में 10 दिन के दौरे पे हैं, और चाइना ने अब बीजिंग के ऊपर वो वाली मूव शुरू कर दी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं 2030 पे जाके होगी। तो अब आपको लग रहा है कि जैसे ही ये हालात बेहतर होते हैं तो बीजिंग के ऊपर कोई मूव शुरू हो जाएगी और फिर अमेरिका वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा, वेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए मुबशर देखें, चाइना जो है वो ना उसने जंग लड़नी है, उसने अमेरिका की कमर तोड़ी है इकोनॉमी के जरिए, ठीक है ना। मुझे याद है जिस वक्त हम रियलिज्म पढ़ते थे अपना इंग्लैंड अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो एक बड़ा प्रोफेसर था, हैंस मॉर्गन था, उसकी किताब थी पावर अमंग नेशंस। तो उसने कहा था कि जो फिजिकल इंपीरियलिज्म है ना, उसका दौर आस्ता आस्ता खत्म होता जाएगा, और उसके बाद जो असल इंपीरियलिज्म होगा या वो इकोनॉमिक होगा या कल्चरल होगा। तो कल्चरल इंपीरियलिज्म जो है वो तो हॉलीवुड के जरिए और फिर अमेरिका के जो ब्रांड्स है खाने पीने के, उनके जरिए काफी अरसे से चल रहा था, उनके कपड़ों के जरिए, ठीक है ना। आमिर, बट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। आप ये देखें, ताइवान की ऑपोजिशन लीडर के इस तरह जाना जो है, ये ताइवान की गवर्नमेंट के लिए खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से मतलब देखें ना, अब ताइवान जो है उसको ये पता लग गया है कि अमेरिका जो है ना वो अब ईरान जैसे मुल्कों को तोड़ नहीं सका। वो वक्त गुजर गया है, इराक वाला, लिबिया वाला, ठीक है ना। तो अगर कल उनका फड्डा पड़ा हुआ ना, मतलब इसलिए कि हम तो सपोर्टर हैं फुल चाइना के कि ये वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान जो है, जैसे हांगकांग उनको वापस गया था, ताइवान भी जाएगा। तो ताइवान की लीडरशिप को डेफिनेटली एहसास होगा कि भाई कल जिस पर अगर फटा पड़ गया तो चाइना तो हमारे सिर पे बैठा हुआ है, और अमेरिका ने हमारे लिए लड़ने के लिए इस इलाके में नहीं आना। ना उसका जो दूसरा यानी समझिए एलाई है उस इलाके के अंदर, जापान या दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। और आप ये देख लें कि चाइना जो है उसने कोई आईसीबीएम तो नहीं मारने अमेरिका को, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना ताइवान को बताएगा कि भाई अगर आपने आगे जाना है ना दुनिया में, पास छोड़ दें क्या था, आगे जाना है तो यू विल एक्चुअली हैव टू कम, और बेसिकली आपको हमें जो है वो हमारे साथ जफ्फी डाल के वापस आना पड़ेगा मेन लैंड के अंदर। यू वर पार्ट ऑफ चाइना एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ चाइना। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ गुड थिंग दैट ही इज गॉन देयर, एंड दिस आल्सो शुड सेंड अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू वॉशिंगटन कि ये जो इलाका है, जैसा हम ये कह रहे थे ना, जब आपको पता है कितने अरसे से लिखा जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एन एशियन सेंचुरी, ये सारी डायनामिक जो है ना, ईरान की वॉर ये चेंज कर देगी, गल्फ को चेंज करेगी, अफ्रीका को चेंज करेगी, इवन यूरोप को चेंज करेगी। इट विल टेक यूरोप अवे फ्रॉम अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका जो है ना वो दुनिया से 4,000 और कहीं 8,000 कहीं 16,000 मील दूर एक मुल्क होगा जहां मेरे ख्याल लोग सोच समझ के जाना चाहेंगे। आपको एक चीज दिखाऊं, जब आप ये प्रोग्राम में बात कर रहे थे दोनों, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट कर दी है, और नेतन्याहू की ट्वीट जो है वो आप जरा देख लें अपनी स्क्रीन पे, ताकि सब बढ़ जाए जो उसके सपोर्टर्स हैं। अगर आपको दिखाते हैं कोशिश करके वो ट्वीट दिखाएं जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू की ट्वीट दिखाएं इनको सारों को, सारी दुनिया अंग्रेजी में। वो कहते हैं कि इजराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट Iran's terror regime and its proxies. Unlike Erdogan, who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. ये मैसेकर की बातें जो है ये नेतन्याहू के मुंह से कैसी लगती हैं? अब इसको पता है ना कि कल परसों इसके पास आखिरी एक दिन रह गया, ट्यूसडे को शायद एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इसने लेबनान से वो टॉक्स के लिए ट्यूसडे का टाइम दिया हुआ है। तो अगले हफ्ते के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपने मुल्क में करप्शन, वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वायलेशंस के मुख्तलिफ काउंट्स में इसको अदालतों में घसीट लिया जाएगा, और नवंबर तक मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन पर पहुंच सकेगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी काउंटेबिलिटी सेशन कल से शुरू हो रहा था, संडे से, और इसने 48 आवर्स मांगे हैं ड्यू टू दैट नेगोशिएशन, और इसकी असल दफा कोशिश है इसको एक्सटेंड करें। और ये ट्वीट करने का मकसद भी ये है कि ये पॉलिटिकल कवर ले रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि इसके साथ वहां पर क्या होने वाला है, और इससे लोग इतने तंग आए हैं कि इसके अपने आर्मी चीफ ने अभी वो जो याल जमीर है उसने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू सर, ये ताइवान का विजिट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे हैं चाइना, और उनका जो विजिट है उससे पहले मेरे ख्याल में चाइना इस चीज को किसी एंड पर लाना चाहता है विद ताइवान,
और अगर आप देखें आने वाले टाइम में ये अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पेट्रो डॉलर के साथ युआन और यूरो आहिस्ता आहिस्ता ब्रीच इन कर रहे हैं। ब्रिक्स की एक शक्ल निकल आनी है। पुरानी जो तंजीमें थी वो रिडंडेंट साबित हो रही है। ग्रेजुअली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से नई चीजें तश्कील होंगी और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर चाइना का, रशिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जो नजर आ रहा है जिस तरह ताइवान की इनके साथ नेगोशिएशन होनी है और फिर ट्रंप साहब का दौर है, कल को हमें ये सरप्राइज भी मिल सकता है कि क्रॉस द टेबल वो ज़ेलेंस्की बैठ गया है विद पुतिन, और उसकी वजह यह है कि उसको भी नजर आ गया ना मेरी हेल्प की है यूरोपियंस ने, ना मेरी अमेरिका ने, बल्कि अमेरिका ने उसकी दोनों दफा बड़ी तजलील की और दे ट्रीटेड हिम इन द वाइट हाउस। सो अब जो आने वाला दौर है ना सर, उसके अंदर अमेरिका को इकोनॉमिकल हिट बहुत बड़ी डाल रही है। इनके ऊपर $30 ट्रिलियन का ट्रेजरी बॉन्ड का डेफिसिट है। अच्छा, उसका इंटरेस्ट रेट टोटल और होता है, वो मार्कअप में अगर आधा % भी बढ़ गया ना तो इनके ऊपर डेट रेशो इतना ऊपर चला जाएगा। अगर वो ऊपर गया तो इनके मॉर्गेज रेट बढ़ेंगे, और अगर ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते इलेक्शन से पहले तो कर्जा डबल हो जाएगा। सो अमेरिका इज इन अ फिक्स राइट नाउ, और मिड टर्म इलेक्शन आने में टाइम नहीं लगता, अब पता चलेगा जब नवंबर इनके सर पर खड़ा होगा। तो इनकी जेडी वैंस की हतलवसा कोशिश ये है कि स्टीवन विटकॉफ जितनी मर्जी डील करे, रियल एस्टेट डेवलपर हैलीबर्टन की तरह जाकर चाहे ईरान बिल्ड करने लग पड़े और उसके साथ कुशनर उसका पार्टनर हो। जेडी वैंस का एजेंडा ये है कि वो कोई पैकेज लेके अवाम के पास जाए सेटलमेंट करके, उसके लिए बहुत जरूरी हो गया फॉर दिस मिड टर्म इलेक्शन, और वो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा 2028 में रिपब्लिकन का। तो उसके लिए तो डू और डाई सिचुएशन है। मे बी ही विल एक्सटेंड हिज स्टे ओवर हियर, और वो कल इस चीज को काफी हद तक किसी जगह पे पहुंचाकर यहाँ से जाए। ये जेडी वैंस के साथ इस तस्वीर में पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं। तो आमिर गौरी मुझे ये बताएं कि लेट से ये टॉक सक्सेसफुल होती हैं, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगी, तो व्हाट आर द टेक अवेज फॉर पाकिस्तान? चले तेल तो हम सऊदी अरेबिया से लेते हैं, हमारा उसे है मुआहिदा। गैस तो हम ईरान से ले सकते हैं क्योंकि कतर ने अभी फोर्स मेजोर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक किए हैं, और उसके बाद हम फूड और फूड आइटम्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जो बड़ी लो कॉस्ट हो जाएगी। तो फायदा तो होगा ना पाकिस्तान को। मुबशर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है अगर फर्ज किया इस बातचीत के अंदर ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं ये ईज हो जाती हैं, उनका पैसा वापस चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली, और ये ताल्लुकात पाकिस्तान के वाशिंगटन के साथ इतने बेहतर हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में, उसकी मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, लेकिन आपको याद है मेरी कम से कम 2.5 समझ लें, 2 डायरेक्ट अमेरिकन एम्बेसडर और एक जो डिप्टी एम्बेसडर अमेरिकन इस्लामाबाद में, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था, जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप जो है जो ओरिजिनल पाइपलाइन थी ईपी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, उसमें से इंडिया जो है वो भाग गया जब उसको पता लगा कि पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें फायदा होगा पर ईयर। हम 1.5 बिलियन के लिए जो है वो मिन्नतें कर रहे थे IMF की, तो उन्होंने कहा जी हमने जो है ना वो ईरान से इस तरह गैस नहीं लेनी, और फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल जो है वो बाकायदा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट दिया एक कंपनी को कि अगर हम इसको सबमर्ज तरीके से ले जाएं, समुद्र के अंदर से ले आए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, समुद्र, उन्होंने उनसे जितने पैसे लेने थे वो अराउंड 2 बिलियन के करीब सुना है, वो पूरे 2 साल लगे रहे उसके ऊपर कंसल्टेंसी करने। उसके बाद उन्होंने कहा ले जाएं बेशक उसको समुद्र से, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर से जाएगी ना तो फिर तो पाकिस्तान इसकी सिक्योरिटी देगा इस पाइपलाइन की, और उसी के अंदर से वो गैस लेगा। अगर आप इसको समुद्र में से लेके जाएंगे और पाकिस्तान को एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अगर वो टेररिज्म का वाकया हो गया ना और वो पाइपलाइन फट गई, तो एक तो जो है उसको दोबारा ठीक करने में जितने आपके पैसे लगेंगे, और दूसरा जो आप समुद्रों का बेड़ा गर्क करेंगे ना उसके आपको इंटरनेशनल जुर्माना पड़ेगा, तो वो सारी चीज रुक गई। लेकिन दोनों अमेरिकन एम्बेसडर्स ने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान को इस पाइपलाइन के जरिए ईरान से गैस नहीं लेने देंगे, कैटेगोरिकली, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ईज होती हैं, तो फिर आई थिंक दिस विल ओपन अ न्यू फेज फॉर पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात। आपको पता है पाकिस्तान ईरान धमकियां देता रहता था क्योंकि वो पाइपलाइन का जाके इफ्तिताह कर रहे थे जरदारी साहब अपने पिछले टर्म में। लेकिन आई एम कमिंग टू द बिगर पॉइंट,
देखिए पाकिस्तान के हम कहते थे कि फॉरेन पॉलिसी ना वो गुलेल की तरह के हर थोड़े अरसे बाद एक दोराहा आ जाता है कि पाकिस्तान आज एक दोराहे पे खड़ा है। वो पाकिस्तान बेचारा मुश्किल से थोड़े से चलता है किलोमीटर उस सड़क के ऊपर, किसी एक सड़क पे पता लगता है आगे फिर दोराहा आ गया। ठीक है, इस चीजों में पिछले 2-3 साल में व्हाट हैज चेंज्ड अमेजिंगली फॉर पाकिस्तान इज दैट पाकिस्तान हैज बीन एबल टू बैलेंस वॉशिंगटन विद बीजिंग। बीजिंग की कोशिश की वजह से जो ताल्लुकात बेहतर हुए सऊदी अरब और ईरान में, तो हमारे लिए इजी हो गया इन दोनों मुल्कों के साथ जो है, वरना हम ये कहते थे कि सऊदी अरब की तरफ जाना है, ईरान की तरफ नहीं जा सकते। ये चीज जो है ये बैलेंस हो गई। और तीसरी चीज ये है कि अगर फर्ज किया हमने और कार्ड शो कर दिए हैं कि अगर नए एलिमेंट के अंदर हमें यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो चूज करना पड़ा, तो हमने ऑलरेडी वी हैव चोजन सऊदी अरेबिया। वाई? इस वजह से मैं बता रहा हूं कि देखें, यूएई को ये पता लगना चाहिए कि भाईजान आपने जो बदमाशी करनी थी ना इजराइल और उसकी गोद में जाने की, वो भी काटने की कोशिश की थी ना सऊदी अरब को। ठीक है ना, उसने वो आइडिया दे के इब्राहिमिक अकॉर्ड ये वो, क्योंकि दोनों सऊदी अरब जेट 17 थंडर भी वहीं पे हैं कि अगर इजराइल वहां पे को मस्ती करता है तो उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ही जवाब देगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, उनको ये पता होना चाहिए यूएई के जो सरबराहान है कि भाईजान आपका मुल्क जो है ना वो वर्कर्स की वजह से बना हुआ है, लेकिन कंपनियां जो वहां बैठी हुई है ना वो वेस्टर्न है। अगर वहां फड्डा पड़ गया ना, 2 दफा एक और दफा धमाके हो गए, ये गोरे सारे भाग जाएंगे और मजदूर जो है ना वो भी चले जाएंगे वापस जहां जहां से आए हैं, इवन इंडियन भी। तो फिर आपके अरबों से वहां पे जो है ना जो सड़कें हैं ना वो भी साफ होनी। एक साहब ने मेरे से सवाल किया, कहते हैं मुबशिर भाई ये बताएं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा और इसमें क्या होगा, यानी कौन कौन से मुल्क शामिल होंगे। तो मैं आपको भैया एक बात बताऊं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, इसमें जो चीज़ नहीं शामिल, जिसको आप और मैं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो ज्योग्राफी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों को समझ ले। सबसे पहले है कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितनी वाइटल इंफॉर्मेशन है वो जिसके जितना कंट्रोल में होगी और जितना उसको एक्सेस होगा वो उतना एम्पावर्ड होगा। दूसरा है कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। अब उसी इकोनॉमी की वजह से जंगें हो रही हैं, कोई उसकी सोर्स के लिए, रिसोर्स के लिए, चाहे वो ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे शेल गैस हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, ये सब के ऊपर जो लड़ाई हो रही है वो एक्चुअली वेल्थ की हो रही है। और तीसरी चीज़ है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जो इलाके और जो मुल्क अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग में और दीगर असरात में वो वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे, उनके बड़े मसाइल बढ़ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज और सब कुछ। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कता नजर उसके जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट में मैं कन्विंस हूँ कि 3 से 4 मुल्क जो है उनके जोग्राफिया बदलेगा। यमन जो है मौजूदा फॉर्म में नहीं होगा, सीरिया मौजूदा फॉर्म में नहीं होगा, इराक कम से कम 3 ममालिक में कन्वर्ट होगा और अब जॉर्डन भी मौजूदा फॉर्म में नहीं होगा। ऑलरेडी वो गोलान हाइट्स वगैरह अपनी दे चुका है इसराइल को और अब मजीद इलाका जो है मुझे लगता है कि जाने वाला है। और उसकी एक वजह ये है कि हमने तो आपस में ही लड़ते रहना ना, हमारा कौन सा एक दूसरे से इत्तेफाक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, AG, do you agree with me or you disagree or you want to add something? I beg to disagree, मुबशर, I beg to disagree। इस वजह से कि देखिए ये सारी मुल्कों की तोड़ फोड़ थी वो अमेरिकन और इजरायली प्लान के मुताबिक थी, जिसकी वजह से जो ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है ना उसको लोगों ने समझ लिया था कि शायद ये हदीस है और ये होने जा रही है और होगी। ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है इट विल बी सीरियसली डैमेज्ड अगर ईरान जो है वो इस जंग से, यानी टेक्निकली अगर ईरान जो है वो क्लेम करना चाहे कि हम इस जंग से जो है वो फातेह के तौर पे निकल रहे हैं, इस उसके बहुत अरसे पहले उसने कहा था कि जंगें जो है इस चीज का फैसला नहीं करती कि कौन सही है, जंगें सिर्फ इस चीज का फैसला करती हैं कि बचा कौन है। ठीक है ना, उसने कहा वॉर्स डू नॉट डिसाइड हुज राइट, वॉर्स ओनली डिसाइड हुज लेफ्ट। तो अगर इसमें से ईरान जो है comes out scathed, bruised, battered, but यानी उसी तरह खड़ा हुआ है। अब वो देखें ना, उसके पास शियिज्म की भी हिस्ट्री है और उसके पास जो अपनी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है वो भी मौजूद है। तो उस वजह से ये जो मुल्क है ना जो टूट रहे हैं, जो आपने कहा था, ये कोशिश हो रही थी मुसलसल अमेरिका और इजरायली जो है प्लान के बाज मुल्कों को जो है वो शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइन करके तोड़ा जाए, बास लोगों को एथनिक कार्ड खेल के तोड़ा जाए, और उसके अंदर सबसे बड़ा के पास कार्ड जो था वो कुर्दिस्तान का एरिया था, जिसकी वजह से ये समझते थे कि अगर फर्ज किया हमने इराक जंग के बाद
कुर्दिस्तान जो है, जो इराकी कुर्दिस्तान है, उसको इन्होंने एक तरह का स्टेटस दे दिया। वो आजाद मुल्क तो नहीं है, लेकिन वो अभी समझिए कि सेमी ऑटोनमस रीजन बना दिया है, और उसकी कोई इकोनॉमी नहीं थी, तो इन्होंने इराक का जो ऑयल फील्ड थे किरकुक के, वो तोड़ के उनको दे दिए हैं। वो किरकुक का ऑयल फील्ड अब इराक के पास नहीं है, वो उनके पास है, इराकी कुर्दों के पास। दोनों जो वहां लीडर थे, मसूद बरजानी और जलाल तलबानी, वो मरने के बाद उनके बेटे जो हैं, वो एक बेटा सदर बना हुआ है, एक वजीर आजम बना हुआ है, और वहां से वही तेल निकालता है, हलीबर्टन तेल निकालती है।